overview of CPC. Simplest manner of studying CPC. Today, I will be giving you the most simplest manner of studying CPC. That is the Civil Procedure Code 1908. CPC is considered to be one of the most arduous and challenging subjects of law by the aspirants of Judicial Services examination. It is not a difficult subject. It is one of the most lengthiest subject. ये कोई difficult subject नहीं है, ये एक lengthy subject है. तो अगर एक CPC की strategy समझ में आ जाए, तो बहुत easy हो जाता है इस subject को पढ़ना. So I will be sharing an overview of CPC. Hi everyone, I am Mrs. Kritika Singh, the Director of Efficacious Judicial Law Academy. So CPC से पहले जरूरी है कि थोड़ा सा बेसिक लॉ के बारे में हम समझ लें. जो लॉ है हम उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. एक है प्रोसीजरल लॉ और दूसरा है सब्सटैंटिव लॉ. One is the procedural law, other is the substantive law. So basically जो substantive law है वो हमें rights और जब वो rights violate होते हैं उसकी remedy देता है या फिर punishment, relief is given by, not the relief, punishment and the remedy is given by the substantive law. Procedural law हमें relief देता है. हम बात करेंगे कि remedy और relief में भी क्या difference है. दोनों words जो स्टूडेंट्स है कभी कभी वो एक्सचेंज करके भी यूज कर लेते हैं, रेमेडी और रिलीफ नहीं, बट दोनों में डिफरेंस है. सो द सब्सटैंटिव लॉ का काम क्या है? सब्सटैंटिव लॉ का काम है हमें राइट और रेमेडी देना. तो अगर सब्सटैंटिव लॉ विल ऑलवेज गिव अस सम राइट्स and the remedy. See, as an individual, we have lot many rights. कुछ fundamental rights है हमारे पास, कुछ moral rights है हमारे पास और कुछ legal rights है हमारे पास. Legal rights वो rights होते हैं जो law recognize करता है. तो जो law recognize करता है वो right जब violate होते हैं तो फिर हमें remedy मिलती है. और ये सब कहाँ दिया है? सब्सटैंटिव लॉ के अंदर. ये सब सब्सटैंटिव लॉ में दिया. लाइक फॉर एग्जांपल आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ. तो ये सारे हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स ऑफ सब्सटैंटिव लॉ. से सपोजिंग आई गो टू माय फ्रेंड्स हाउस and I pick up a book from her possession, which is a movable property, and that too without her consent, and I bring it home. Now the book is missing from her house, so she feels कि उसकी book जो है चोरी हो गई है. It is theft. But क्या वो theft है और क्या वो theft नहीं है वो हमें कौन बताएगा? Indian Penal Code, Section 378. Section 378 हमें कुछ ingredients देता है, कुछ एलिमेंट्स देता है, और अगर वो एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तो फिर वो जो मेरा राइट है उस बुक के ऊपर वो वायलेट होकर हमें इंडियन पीनल कोड क्या देता है? रेमेडी देता है कि 3 साल सजा होगी, 5 साल सजा होगी, 6 साल सजा होगी. जो भी हमारा राइट वायलेट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली द रेमेडी इज गिवन टू अस बाय द सब्सटैंटिव लॉ. लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू थेफ्ट, मर्डर, वी हैव राइट टू लाइफ. तो उसमें आपका जो है मर्डर इज व्हाट इज मर्डर. अगर सेक्शन 299, सेक्शन 300, 299 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताता है, सेक्शन 300 जो है मर्डर के बारे में बताता है. तो अगर वो जो इसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तभी वो मर्डर है, अदरवाइज वो मर्डर नहीं है. 378 के इसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं तो वो थेफ्ट है, अदरवाइज वो थेफ्ट नहीं है. अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, जब मैं अपने फ्रेंड के घर गई और मैंने वो जब बुक उसके घर से उठाकर अपने घर ले आई तो सेक्शन 378 बोलता है वो चोरी तभी है अगर मेरी एक कैसी इंटेंशन है? आई हैव मेंस रिया. इफ आई हैव
only wrongful intention, dishonest intention. The term used by section 378 is dishonest intention. अगर मेरी एक dishonest intention है तभी वो चोरी है. अगर मैं ये एलिमेंट प्रूव नहीं कर पाती हूँ तो वो चोरी नहीं है. इट इज नॉट थेफ्ट. इट इज नॉट थेफ्ट. तो ये सारा आपको दिया है सब्सटैंटिव लॉ में. सब्सटैंटिव लॉ का काम ही यही है कि वो आपको राइट और रेमेडी देगा. सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने वायलेट किया. वायलेट करने के बाद जो रेमेडी है वो कहाँ दी है? आईसीए में दी है. तो बट ये रेमेडीज तो हमें दे दी सब्सटैंटिव लॉ ने. सब्सटैंटिव लॉ ने कह दिया कि दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद आप उसको कॉम्पनसेशन दीजिए. इंडियन पिनल कोड कहता है कि हाँ जी कोई भी ऑफेंस हुआ है, वो ऑफेंस होने के बाद आप उसको पनिशमेंट दीजिए ऑफेंडर को. बट देगा कौन? जाएंगे कहाँ? हमें पनिशमेंट कौन देगा? हमें कॉम्पनसेशन कौन देगा? वो हमें कौन देगा? We will have to go to the procedural law. We will go to the procedural law. Procedural law का काम क्या है? जो राइट्स हमें सब्सटैंटिव लॉ ने दिए हैं उनको इन्फोर्स करना, उनको इन्फोर्स करना. ऑलराइट. सो बेसिकली we generally say that जो procedural law है ना, that infuses life into the substantive law. अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं है तो सब्सटैंटिव लॉ का कोई यूज ही नहीं है. सब्सटैंटिव लॉ आपको सजा दे दे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, 10 साल, कॉम्पनसेशन दे दे लाखों की, कॉम्पनसेशन दे दे हजारों की. बट अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं है तो सब्सटैंटिव लॉ का कोई भी फायदा नहीं है. सो बेसिकली जो प्रोसीजरल लॉ है इसका काम किस चीज का है? इन्फोर्समेंट rights. And further ये क्या देता है? रिलीफ. हम वर्ड यूज करते हैं रिलीफ. सब्सटैंटिव लॉ हमें रेमेडी देता है और प्रोसीजरल लॉ हमें क्या देता है? रिलीफ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? तो सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड इज अ प्रोसीजरल लॉ विद रिस्पेक्ट टू सिविल लॉ ओनली. So law can also be classified as civil and criminal. Civil and criminal. Civil law होता है in between two parties. जब दो पार्टीज के बीच में कोई भी राइट वायलेट होता है तो that is a civil action. और जब स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसको कहते हैं दैट्स अ क्रिमिनल एक्शन. जो हम ऑफेंस की बात करते हैं दैट इज क्रिमिनल. सिविल और क्रिमिनल ये मेंस में भी कभी कभी आपको एक 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली सिविल जो है इट इज इन पर्सोनम बिटवीन टू पार्टीज. सिविल में आपको हमेशा कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस या फिर इंजंक्शन और आई डोंट हैव स्पेस तो थोड़ा सा मैं अगर यहां पे इसको ऊपर ले जाऊं आई कैन ऑल्सो राइट इट हियर. या फिर आपको स्पेसिफिक रिलीफ ये कौन देता है? सिविल. जब आपका सिविल राइट वायलेट होता है तो सिविल राइट वायलेट होने के बाद हमें रेमेडीज क्या मिलती है? कॉम्पनसेशन या फिर इंजंक्शन और थर्ड आ गया आपका स्पेसिफिक रिलीफ. स्पेसिफिक रिलीफ. आप स्पेसिफिक रिलीफ भी मांग सकते हैं कोर्ट से कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली वही चाहिए जो मैंने जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था. Alright, and civil में जो सूट है, it is so this was point number 1, this is point number 2, and now I come to point number 3. Civil में जो सूट होता है, it is between parties A versus B. Alright, तो ये कुछ आपके civil के features हैं, and also we may also add कि जो यहाँ पे burden of proof है
BOP, it is only preponderance of probability. उतना ही बर्डन ऑफ प्रूफ है प्लेंटिफ के ऊपर कि उसने अपना केस कितना प्रूव करना है, तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है इट इज एन ऑफेंस. जब एक क्राइम होता है ना तो पूरी सोसाइटी एक दहशत हो जाती है पूरी सोसाइटी में. तो जो क्रिमिनल लॉ है यहाँ पे सबसे पहले तो जो केस इंस्टीट्यूट होता है वो कौन करता है? इट इज ऑलवेज बाय द प्रोसिक्यूशन. It is always by the prosecution, that is the state. So it is state versus the accused. State versus accused. Okay. Then we have it is basically affecting the society. ये society को affect करता है. और जो क्रिमिनल में आपको रेमेडीज मिलती हैं वो हमेशा पनिशमेंट और फाइन. एक और जो नोशन बच्चों में जो कंफ्यूजन रहता है या क्लियर नहीं होता है कि वो फाइन और कॉम्पनसेशन और डैमेजेस में अंतर नहीं समझ पाते. व्हाट इज द डिफरेंस? फाइन इज ओनली गिवन इन क्रिमिनल लॉ. कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस इज अवॉर्डेड ओनली इन सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉ में फाइन जो है वो स्टेट को जाता है, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस जो है वो पार्टीज को जाती है. ठीक है. देन यहाँ पे जो बीओपी है क्रिमिनल लॉ में, जो क्रिमिनल लॉ में बीओपी है वो कितना है? बीओपी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. आपको प्रोसिक्यूशन ने अपना केस 100% प्रूव करना है. जो चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है इट हैज टू बी प्रूव्ड 100%. अगर वो चेन कहीं पर भी टूट जाती है देन द बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन. Accused is acquitted. So that is a fair, जो थोड़ा सा मैंने आपको एक डिफरेंस बताने की कोशिश की है बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. तो हम समझते हैं कि सीपीसी कहां पर आएगा. सीपीसी इज टॉकिंग अबाउट, तो सिविल लॉ के अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, सिविल लॉ में क्या आएगा? लाइक कॉन्ट्रैक्ट. वो दो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पार्टीज. ऑलराइट. देन वी कैन हैव द हिंदू लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ये आपके सिविल लॉ से डील करते हैं. और क्रिमिनल में हमारे पास जो एक जनरल पीनल कोड है दैट इज द इंडियन पीनल कोड. ऑलराइट. सो व्हेनेवर अ सिविल राइट इज वायलेटेड, चाहे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है, हिंदू लॉ में आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, तो उसका जो रेमेडी आपको कहां दिया है? ये सब्सटैंटिव लॉ में. और उसका रिलीफ कहां मिलेगा? प्रोसीजरल लॉ. और वो प्रोसीजरल लॉ क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908. सो वी हैव टू प्रोसीजरल लॉज. वन इज द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड द अदर इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड की. सीपीसी को पढ़ना कैसे है और सिविल प्रोसीजर कोड को हाउ टू अंडरस्टैंड द एंटायर सीपीसी. सो बिफोर वी गो ऑन टू द ऑर्डर्स एंड सेक्शंस, आई ऑलवेज स्टार्ट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है. जो हमारा प्रेजेंट, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो अगर आप बेयर एक्ट पे देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा होता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908. 1908 से पहले कौन सा प्रोसीजरल कोड हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता था और हमारे पास जो ये 1908 का कोड है ये आया कैसे? ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी. अच्छा, हिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करने से पहले जो अभी मैंने आपको लॉ के बारे में भी बताया, उसमें जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में ये भी ध्यान में रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वहां से पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं. जैसे अभी मैंने आपको जो एक क्लासिफिकेशन बताई बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड द सब्सटैंटिव लॉ, तो उसमें जो आपको प्री में, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो सीपीसी है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ सब्सटैंटिव लॉ, इज अ प्रोसीजरल ओब्लिक एडजेक्टिव लॉ. कभी कभी एडजेक्टिव लॉ भी वर्ड यूज होता है. ईदर ऑफ देम, नन ऑफ देम.
तो वहां पे जब आप एडजेक्टिव लॉ का ऑप्शन देखते हैं, या फिर आपको कभी कभी प्रोसीजरल लॉ भी नहीं दिया होगा, सिर्फ एडजेक्टिव लॉ का ऑप्शन दिया होगा. सो एडजेक्टिव लॉ इज अ प्रोसीजरल लॉ, तो जो सीपीसी है वो एडजेक्टिव लॉ है. सो दैट इज द रीजन आई टुक अप द क्लासिफिकेशन. तो वहां से आपका एक प्री का क्वेश्चन बनता है. सेकेंड आपका जो क्वेश्चन वहां से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो है कि लाइक सीपीसी में आपको, मैंने सिविल में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि सिविल लॉ में आपका आ गया योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, योर हिंदू लॉ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन क्रिमिनल आई टोल्ड यू दैट वी हैव द जनरल पीनल कोड, बट देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसके बारे में बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं होती है, लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? क्या वो एक सब्सटैंटिव लॉ है या फिर वो एक प्रोसीजरल लॉ है? लिमिटेशन एक्ट क्या है? क्या वो एक सब्सटैंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है? और अगर आप अपने प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उनमें से ये क्वेश्चंस मिलेंगे. सो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल लॉ. Why it is a procedural law, not a substantive law? Because Indian Evidence Act भी आपको कोई ऐसा right और remedy नहीं दे रहा है. It is not, recognizing any legal right or giving you the remedy. So Indian Evidence Act is also a procedure. तो ये second question जो है important for your preliminary examination. That Indian Evidence Act हो गया आपका Limitation Act हो गया, ये दोनों ही आपके procedural laws हैं. तो अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में. और जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझेंगे तो इसको भी हमने ध्यान में रखना है कि यहाँ से भी प्री के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंस के लिए क्या पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के लिए क्या पूछा जा सकता है. ऑलराइट, सो the interviewing panel might ask you that when was the first uniform civil procedure code that came to India? First uniform civil procedure code इंडिया में कौन सा आया था? स्टेट्स लाइक हरियाणा, स्टेट्स लाइक राजस्थान. तो यहाँ पे आपके जो है कुछ ऐसे स्टेट लाइक दिल्ली, तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे अपने, तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट केम टू इंडिया? दैट वाज इन द ईयर 1859. 1859 वाज द ईयर जब पहली बारी भारत में, इंडिया में यूनिफॉर्म civil procedure code came, and that was given by Sir Charles Wood. Sir Charles Wood. But that code was very, very rigid, and it had to be replaced by another uniform civil code that came in the year 1877, Dr. Whiteley Stokes. तो यहाँ पे इसको हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है सीपीसी की, इसको आपने याद करने का तरीका क्या, कैसे इसको याद करें? आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही चार्ट्स बनाइए, फ्लो चार्ट. तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको मार्क करना है. यू जस्ट हैव टू हाईलाइट द ईयर 1859. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कि फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 1859 में आया था और वो सर चार्ल्स वुड ने दिया था. उसके बाद सेकंड यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड जो 1877 में आया, डॉक्टर व्हाइटली स्टोक्स. तो 1859 के नीचे ही आप लिखिए 1877 डॉक्टर व्हाइटली स्टोक्स. देन द थर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड केम इन द ईयर 1882. और जो हमारा प्रेजेंट कोड है वो 1882 का ही सप्लीमेंट है. 1882 के कोड को सप्लीमेंट किया है 1908 के कोड में. तो अभी मैंने 4 जो है ईयर्स आपके साथ डिस्कस किए. सबसे पहला 1859, फिर 1877, फिर 1882, फिर 1908. अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में? सबसे पहला क्वेश्चन कि when was the first uniform civil procedure code that came into India? That was in the year 1859 by Sir Charles Wood. Second question that can be asked is जो हमारा present code है 1908 का, ये कोड कौन से कोड को रिप्लेस करके बना है? That is the third uniform civil code in the year, that was 1880. So the present code of 1908 was drafted by supplementing the code of 1882. So which code was supplemented by 1908 code? So that was 1882. और 1882 का जो कोड है वो सिलेक्ट कमेटी को जॉब दिया गया था कि वो एक बिल ड्राफ्ट करें, और उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड का एक बिल ड्राफ्ट किया, और फिर उस बिल को सर अर्ल रिचर्ड्स, EARLE, सर अर्ल रिचर्ड्स ने एग्जामिन किया और फिर इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेचर में. अब जो एक बिल है वो लॉ कैसे बनता है? जब एक बिल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होता है, जिस दिन उसको प्रेसिडेंट असेंट देता है,
अभी तो प्रेसिडेंट, बट बिफोर इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था तो गवर्नर जनरल यूज्ड टू गिव द असेंट. तो अभी जब एक बिल बनता है लॉ तो उसको प्रेसिडेंट असेंट देता है. तो जिस दिन प्रेसिडेंट असेंट देता है उसको हम कहते हैं इनैक्टमेंट डेट, व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट. और जिस दिन वो लागू होता है उसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट डेट, दैट इज द 1st of January 1909. तो ये भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. व्हाट इज द इनैक्टमेंट डेट ऑफ सीपीसी एंड व्हाट इज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ सीपीसी. And when it was enforced and enacted, it was applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and state of Nagaland and tribal areas. तो state of Jammu and Kashmir and state of Nagaland and tribal areas में ये applicable नहीं था. But अभी by Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, all the central laws are applicable to the state of J&K. To the state of J&K. The CPC is also applicable to the state of J&K. So you must remember, ये भी एक प्री का क्वेश्चन है कि सीपीसी कहाँ पे एप्लीकेबल है. अभी इट इज एप्लीकेबल टू JNK ऑल्सो, बट एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज. नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में अभी भी एप्लीकेबल नहीं है. ये कहाँ दिया है? सेक्शन 1 क्लॉज 3 ऑफ योर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. ऑलराइट, सो दैट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो हमें अपना जो प्रेजेंट कोड जो हम पढ़ते हैं वो हमें कैसे मिला है उसके बारे में आई होप आपको समझ में आया. तो उसमें आपको सिर्फ 3-4 डेट्स ही याद करनी है. 1859, 1877, 1882 और फिर 1908. और फिर आपका इंपॉर्टेंट 2019 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर. उससे जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया इनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट. इस तरीके से अगर आप कोई चार्ट बनाएंगे, ये पूरा जो है ना, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स गो एंड talk about the manner of studying CPC. What is the overview of CPC? So CPC का ना सबसे पहले तो हमें समझना है कि CPC का नेचर क्या है. सिविल प्रोसीजर कोड का नेचर क्या है? जो CPC है, इट इज बेस्ड ऑन ubi jus ibi remedium. Ubi jus ibi remedium is a Latin maxim which means where there is a remedy where there is a right there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. जहां पे आपके पास right है, वहां पे remedy, a remedy is available by the procedure code. Then we come to the jurisprudential approach. कि CPC का jurisprudential approach क्या है? Jurisprudential approach is another very important aspect that generally students don't take into consideration. हमेशा हमने अपने स्टूडेंट्स को यही बताया है कि जब भी मेंस एग्जामिनेशन में वो अपना आंसर लिखते हैं तो वो पॉलिसी से स्टार्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हो सकता है उसको कनेक्ट करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गुडनोम है. एंड जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच अगर वो देते हैं, इट ऑलवेज हैज एन एज. सो जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच हर एक सब्जेक्ट की समझना बहुत जरूरी है. सो देन after we understand the jurisprudential approach, we have understood that जो पूरा CPC it is based on this Latin maxim ubi jus ibi remedium. Then we have to see that जो हमारा CPC है वो उसमें जो total number of sections है वो 158 है और orders जो हैं वो है total number of orders है 51. यहाँ एक और चीज important नोट करने वाली है कि आपने देखा मैंने 51 किसमें लिखा है? I have written it in Roman. तो प्लीज ये भी एक प्लीज मेक श्योर कि जब आप अपने एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं और जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्लीज राइट ऑर्डर्स इन रोमन. उसके बाद जो सीपीसी है, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है? प्रोसीजरल लॉ है, इट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव unless and until expressly stated by the law itself, by the law or the statute itself, that yes, it will have a retrospective effect. Retrospective effect क्या होता है? Relating back. Whether CPC will, it has a retrospective effect or a prospective effect, again it has a prospective effect. And civil procedure code जो है ये exhaustive नहीं है. It is not exhaustive. Exhaustive नहीं है मतलब it is not complete in itself. और अगर आप यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मेंस के लिए क्या बनता है कि सिविल, अगर आपको मेंस में 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है that whether civil procedure code is exhaustive, then you will have to explain civil procedure code with respect to section 151 CPC.
151 CPC, that is the inherent powers. That is the inherent powers कि CPC में आपको पता है जो inherent powers है ना सिविल में, वो हर एक कोर्ट के पास है, वो हर एक कोर्ट के पास है. क्रिमिनल लॉ में जो आपकी inherent powers है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है. सिविल में आपका सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, you know, your DJ, they all have inherent powers. And inherent powers किस चीज की? They cannot override CPC, but you know, instead of just doing the mechanical justice, they must do the actual justice. तो वो 151 को भी पढ़ने का एक सेंस है, एक तरीका है कि कब जो है जजेस इनहेरेंट पावर्स यूज कर सकते हैं, क्या वो आर्बिट्रेरीली अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर सकते हैं कि नहीं. So that all is discussed under that particular section, but yes, the code is not exhaustive. अब हम आते हैं अपने फाइनल सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर. तो सिविल प्रोसीजर कोड में जैसे मैंने आपको बताया टोटल 158 सेक्शंस हैं एंड 51 ऑर्डर्स हैं. 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स हैं. अब उनको पढ़ने का तरीका क्या है? तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को सीपीसी पढ़ाते हैं तो आई हैव जनरली डिवाइडेड सीपीसी इनटू 3 phases. You know, the first phase being the pre-litigation stage, second phase being the launching of the litigation to the passing of the judgment, and the third phase being after passing of the judgment, what next? So, you know, इस तरीके से आपको बहुत easily समझ में आएगा कि CPC actually कैसे work करता है. So, if I talk about, say, you know, let's say there are two parties who have entered into a contract, A and B. They have entered into a contract. And let's say B has breached the contract. B has breached the contract. ठीक है, B ने ब्रीच किया. अब A के पास रेमेडी है. क्यों है रेमेडी? क्योंकि इसका जो राइट है वो वायलेट हुआ है. क्या राइट? When right is violated, तो आपको रेमेडी कौन देगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देगा. ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ए का राइट है कि वो बी से कॉम्पनसेशन क्लेम करे या फिर वो डैमेजेस क्लेम करे. अब वो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस कैसे क्लेम करेगा बी से? हाउ शुड ही क्लेम? उसके घर जाके उससे पूछेगा, उसको बोलेगा कि हाँ जी आप ए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं की है तो अब आप लायबल हो. या फिर पुलिस स्टेशन जाके एक एफआईआर लॉन्च करेगा? नहीं, एफआईआर तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एफआईआर इज ओनली यू नो लिमिटेड टू क्रिमिनल लॉ. एफआईआर पुट्स द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. एंड यहाँ पर जो है, क्योंकि ये एक सिविल लॉ है और सब्सटैंटिव लॉ के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट में उसका राइट और रेमेडी दिया हुआ है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? सीपीसी का दरवाजा खटखटाएंगे. अब सीपीसी बताएगा हमें कि अब हम क्या करें. तो जब ये जो कॉम्पनसेशन जो ए एंटाइटल्ड है वो सीपीसी कहता है, सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि आप सीधा कोर्ट में चले जाएंगे, नहीं, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद दैट वेदर द राइट ऑफ ए which was violated, whether it is of a civil nature. क्या वो राइट जो है वो एक सिविल नेचर का है कि नहीं है? अगर वो सिविल नेचर का नहीं है, in that case CPC is not there. तो CPC क्या कहता है? सबसे पहला, courts to try all civil suits unless barred. सिविल सूट, सिविल राइट वायलेट होना चाहिए. अगर वो सिविल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो सीपीसी का कोई रोल नहीं है. जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं ना वोट मांगने के लिए कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे या बड़े सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और आप उनको जाके वोट दे देते हैं. और वोट देने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आपका उतना का ही उतना है, कोई सब्सिडी नहीं मिली, तो आप क्या जाके उनको कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 कहता है नॉट ऑफ अ सिविल नेचर. सिविल नेचर होता क्या है? सेक्शन 9 जो है ना वो एक सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन देता है. सीपीसी का वो एक दरवाजा है.
अगर सेक्शन 9 में आपका राइट नहीं फॉल करता है तो सीपीसी की जुरिसडिक्शन ही नहीं है. सो बेसिकली एज आई स्टेटेड, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि आप सीपीसी में तभी जा सकते हैं अगर आपका जो सूट है इट इज ऑफ अ सिविल नेचर, अगर सेक्शन 9 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं. तो सेक्शन 9 अब हम मान लेते हैं कि लेट्स प्रिज्यूम कि जो राइट वायलेट हुआ है वो सिविल नेचर का है, वो एक सिविल सूट है. उसके बाद द पार्टी ऑल्सो हैज टू सी कि कोई साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है ऑलरेडी, कि ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, बी कहता है कि नहीं मैं तो ठीक था, मैंने तो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए, ए ने अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किया. तो ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है दिल्ली में और बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया है ऐसे राजस्थान में. तो वहां पे साइमल्टेनियस, क्या कोर्ट्स के पास इतना टाइम है कि एक कॉज ऑफ एक्शन के पीछे दो सूट्स चले साइमल्टेनियसली? तो अगर 2 सूट साइमल्टेनियसली लगते हैं तो सेक्शन 10 का स्टे लग जाता है. तो अभी भी आपकी प्लेन्स जो है, अगर आपका ऑलरेडी एक सूट राजस्थान में चल रहा है और अब आप दिल्ली में जाके दोबारा से सूट फाइल कर रहे हैं तो वहां पे सेक्शन 10 का स्टे लग जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी एक प्रोसीडिंग पेंडिंग है. द वर्ड इज पेंडिंग. उसके बाद मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, सूट सिविल नेचर का है, कोई साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है किसी भी कोर्ट में. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऑलरेडी वो सूट या ऑलरेडी वो जो कॉज ऑफ एक्शन है उसके ऊपर पार्टी को पहले से रेमेडी तो नहीं मिल चुकी है. दैट इज whether the suit was already decided. तो अगर सूट पहले ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और मे बी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अब अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके पास ये राइट नहीं है कि वो दोबारा से एक नया सूट फाइल करे. नो. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसको मैं एलैबोरेट करूंगी कि अगर लेट्स से उसी एग्जांपल में ए जो है 50,000 रुपीज क्लेम कर रहा है बी से, ठीक है, बट कोर्ट ने उसको कितना ग्रांट किया? कोर्ट हैज ग्रांटेड से ओनली 10,000 रुपीज. कोर्ट ग्रांटेड 10,000 रुपीज. अब ए जो है दोबारा से सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी, कर सकता है सेकेंड सूट, इट इज barred by res judicata. Barred by res judicata. Res judicata. Res means thing. Judicata means decided. A thing which is already decided by the court, उसको हम दोबारा से जो है इनिशिएट नहीं कर सकते. तो फिर ये तो अग्रीड है, उसको 50,000 का नुकसान हुआ है, कोर्ट ने सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ना 2 तरीके की प्रोसीडिंग्स होती हैं. एक होती है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग. तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स होती है कि इन कंटिन्यूएशन. तो ए क्या कर सकता है? ही कैन गो फॉर एन इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ही कैन नॉट गो फॉर अ कोलैटरल प्रोसीडिंग. अब ये क्या है? एक है कोलैटरल प्रोसीडिंग और दूसरी है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग. तो जब ए दोबारा से सूट फाइल कर रहा है वो कोलैटरल प्रोसीडिंग है. तो यहाँ पे कोलैटरल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का ए के पास राइट नहीं है, बट उसके पास क्या रेमेडी है कि वो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के लिए जा सकता है. इंसिडेंटल प्रोसीडिंग क्या होती है? लाइक ही कैन गो फॉर एन अपील. वो क्या कर सकता है? ही कैन गो फॉर एन अपील, क्योंकि ही इज नॉट सेटिस्फाइड ना, तो वो जो उसके ऊपर वाली कोर्ट है वहां पे जाके अपनी अपील लेकर जा सकता है कि मुझे तो 50,000 चाहिए था बट कोर्ट ने 10,000 दिया. सो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग इज द रेमेडी, नॉट द कोलैटरल प्रोसीडिंग. कोलैटरल प्रोसीडिंग कब रेमेडी होती है? जब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है कोर्ट का. अब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है कोर्ट का, उसका हम पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट ज्यूरिसडिक्शन. नाउ इफ आई कम टू वी वर टॉकिंग अबाउट द एंटायर ओवरव्यू ऑफ सीपीसी. तो ओवरव्यू में जब हमने सीपीसी की बात की है तो हमने कहां से बात करना शुरू किया कि जब एक राइट वायलेट होता है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ए का राइट वायलेट हुआ, तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या सेक्शन 9 फुलफिल हो रहा है.
क्या वो एक जो सूट है वो एक सिविल नेचर का है, क्या वो राइट है जो वायलेट हुआ है, क्या वो सिविल नेचर का है? अगर सिविल नेचर का है तो फिर सीपीसी की जुरिस्डिक्शन है। सेकेंडली, कोई साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है। अगर नहीं है फिर हम देखेंगे क्या उसमें ऑलरेडी कोई रिलीफ पार्टीज को मिल तो नहीं चुका है, और ये एक कोलैटरल प्रोसीडिंग तो नहीं है। तो अगर वो कोलैटरल प्रोसीडिंग है, दैट मींस इफ इट इज अ सेकंड सूट, then again there is a bar of res judicata. So once we know that the suit is of a civil nature, no suit is pending and it was not decided earlier, now we will see for the jurisdiction. कौन सी कोर्ट की jurisdiction में ये जो है सूट फाइल होगा? से ए जो है, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली, यू नो ही इज फ्रॉम दिल्ली, एंड बी जो है वो राजस्थान का है। अब दोनों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया से सपोजिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाज से डन इन हरियाणा, दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन हरियाणा एंड इट वाज विद रिस्पेक्ट टू सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? से हिमाचल में। ए है दिल्ली का, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So let's say A is from Delhi, B is from Rajasthan. They enter into a contract in Haryana, say in Ambala, all right, and जो contract है it is with respect to sale of some immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहां पे सिचुएटेड है? शिमला में। अब सूट कहां फाइल करें? दिल्ली में फाइल करें, राजस्थान में करें, अंबाला में करें, या शिमला में करें? कहां सूट फाइल करें? ए कहेगा दिल्ली में सूट फाइल कीजिए, बी कहेगा नहीं राजस्थान में सूट फाइल कीजिए, ठीक है। प्रोबेबली दे वुड से कि नहीं, शिमला तो हम वेकेशन के लिए जाते हैं, यू नो बी गोज फॉर वेकेशन टू शिमला, तो इनसे राजस्थान में शिमला में फाइल कर सकते हैं। तो किसकी बात माने और सूट कहाँ पे फाइल करें? तो वो हमें कौन क्लियर करेगा कि सूट एग्जैक्टली फाइल कहाँ पर होना चाहिए? दैट इज द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दैट इज गिवन अंडर सीपीसी फ्रॉम सेक्शन 15 to 21, प्लेस ऑफ सुइंग। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है ना, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन और एक पेक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो जो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीपीसी है वो सेक्शन 9 है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कौन सी टेरिटरी में सूट फाइल होना चाहिए, वो है आपका सेक्शन 15 to 21। और फिर अगर हम बात करें पेक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन, वो सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी। तो ये कंप्लीटली जब हम ज्यूरिसडिक्शन समझ जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कौन से कोर्ट का हमें दरवाजा खटखटाना है। तो हमने सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 15 to 21 वी हैव अंडरस्टूड कि ये सारे जो है एक प्री लिटिगेशन, अभी तक हमने लिटिगेशन इनिशिएट नहीं की है, ये एक प्रीलिमिनरी वर्क है जो हमें करना है। एक बार ही हमें पता चल जाए कि हाँ जी कहाँ पे सूट फाइल होना है, फिर हम बात करेंगे पार्टीज के बारे में। पार्टीज कौन होंगी? हु विल बी द पार्टीज टू द सूट? तो पार्टीज टू सूट इज ऑर्डर 1 इन केस ऑफ द पार्टीज आर रेगुलर, लाइक ए वर्सेस बी, ए बी सी वर्सेस एक्स वाई जी। तो ऑर्डर 1 में आपके सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि हाँ जी कैसे सूट फाइल करना है। बट इन केस वी हैव स्पेशल पार्टीज, अगर हमारे पास स्पेशल पार्टीज है तो हमारे पास स्पेशल प्रोसीजर भी दिया हुआ है सीपीसी में। स्पेशल पार्टीज लाइक, अगर जो प्लेंटिफ है वो एक माइनर है, एक माइनर की प्रॉपर्टी है। माइनर कौन होता है? एक ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है। सो इफ ही इज बिलो 18 years of age, he is a minor। पर उसके भी तो कोई राइट है ना, और अगर वो राइट कोई वायलेट करता है तो क्या वो सूट नहीं फाइल कर सकता? वो कर सकता है, बट उसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 33 में। तो अब हम ये जो रेगुलर प्रोसीजर है ना उससे डिविएट हो जाएंगे इन केस द पार्टी इज अ माइनर। तो उसका प्रोसीजर कहाँ दिया है? ऑर्डर 33 में। इन केस द पार्टी इज एन इंडिजेंट पार्टी। इंडिजेंट पार्टी कौन सी होती है? पॉपर। पॉपर बेसिकली अ पर्सन who can just afford his basic necessities of life। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही वो अफोर्ड कर सकता है, बट उसके पास एक छोटी सी कोई प्रॉपर्टी है
और उसके ऊपर भी कोई उसको हिज राइट्स आर वायलेटेड, वो भी उसका राइट कोई ले लेता है, तो क्या उसके पास अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट में जा सके? उसके पास पैसा नहीं है। हमारा जो इंडियन लॉ सिस्टम, लीगल सिस्टम है, वो पूरा एक पेड सिस्टम है, बट वो क्या है, इज अ डेली वेजर, वो रोज का कमाता है, रोज का खाता है। तो अब वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में कैसे पड़े और कैसा खर्चा करे? तो अगर ऐसा कोई इंसान है और उसका कोई राइट वायलेट होता है, तो फिर हम जो उसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया हुआ है सीपीसी में, वो आपको ऑर्डर 33 में दिया हुआ है। पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर 33 में दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिजेंट पर्सन। देन कमिंग टू द इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर क्या होता है? वर्ड इंटरप्लीडर, ये सारे आपके मेंस के यहाँ जो स्पेशल प्रोसीजर है ना, इनमें से एक ना एक प्रोसीजर आपके मेंस एग्जामिनेशन में आता है। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? ये भी एक बड़ा स्पेशल काइंड ऑफ सूट है। जनरली जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उनके बीच में कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट करता है, बट जो इंटरप्लीडर सूट है ना, वो एक ऐसा सूट है जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। एक्चुअल डिस्प्यूट जो है वो को डिफेंडेंट्स के बीच में है, तो वो इंटरप्लीडर सूट होता है। और वो इंटरप्लीडर सूट जो है, इट इज गिवन अंडर ऑर्डर 35 रेड विद सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, जब आपको सरकार को सू करना है, उस केस में जैसे अगर मुझे ए ने बी को सू करना है, तो वो डायरेक्टली एक प्लेन फाइल करके he can directly go to the court, right? After doing this pre-litigation work, he can directly go and institute the suit. But if it is the government, you want to sue the government, तो वहां पे ना एक मैंडेटरी नोटिस देना पड़ता है गवर्नमेंट। वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है जहां पे आपको सरकार का जो पूरा प्रोसीजर है उनको सू करने का, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 27, ऑर्डर 27, एंड the mandatory notice is very important. Section 79, section 80, section 81 CPC also deals with the procedure with respect to government. And lastly we talk about जहां पे से एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में 50 फैमिलीज रहती हैं और उन 50 फैमिली का एक राइट वायलेट हो जाता है, तो वो 50 फैमिलीज 50 डिफरेंट क्लेम्स तो फाइल नहीं करेगी ना, तो वो जो राइट वायलेट हुआ है 50 फैमिलीज का, वो कैसे सूट फाइल करेंगे? एक रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट और पीआईएल में प्लीज डिफरेंस है। स्टूडेंट्स कभी कभी इस जगह में भी गलत हो जाते हैं। जब 50 फैमिलीज का राइट वायलेट हुआ है तो हम उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं करते हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है उसमें जो लिटिगेशन जो रिट फाइल करता है उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो पार्टी है जो रिप्रेजेंट कर रही है उन 50 फैमिलीज को, उसका खुद का इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव सूट? दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 1 रूलिंग। सो वंस वी हैव डन दिस प्रिलिमिनरी वर्क कि पार्टीज कौन है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, फिर हम आते हैं अपने सेकेंड फेज में जहां पे लॉन्चिंग ऑफ द लिटिगेशन टू द पासिंग ऑफ द जजमेंट। तो हाउ डू वी लॉन्च द लिटिगेशन? दिस इज द एंटायर प्रोसीजर which I will be covering in my next video.